हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर का जो है स्टरलाइजेशन एंड इन्फेक्शन रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सूर्या बैच को, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज में जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। तो बैच का फ़ी कितना है? तो बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहाँ से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है वो कैसा है? तो वो आप लोगों को पूरा टॉपिक वाइज जो है, जो आप लोगों के एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो है MCQ क्वेश्चंस जो है डिज़ाइन किया गया है, साथ ही साथ उसमें उसका डिटेल आंसर की भी जो है दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कीटाणु शोधन का क्या अर्थ है? स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ है? केवल रोगजनक जीवाणुओं को मारना, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का पूर्ण नाश, उपकरणों को साफ करना, हाथ धोना। तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, स्पोर्स हो गया, तो उनको कम्प्लीटली जो है नष्ट कर देना पूरी तरह से। ठीक है, यह इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है स्टरलाइजेशन। इसमें एक भी बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी बचता नहीं है, ये पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणु शोधन का तरीका नहीं है? ऑटोक्लेव, अल्ट्रावायलेट विकिरण, साबुन और पानी से हाथ धोना, केमिकल डिसइंफेक्टेंट। तो कीटाणु शोधन का तरीका नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो साबुन और पानी से हाथ धोना। ठीक है, साबुन और पानी से हाथ धोना जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है? ये डिसइंफेक्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कीटाणु शोधन नहीं बल्कि डिसइंफेक्शन है। ठीक है, यह डिसइंफेक्शन करता है, ना कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। कीटाणु शोधन में क्या हो जाता है? कीटाणु शोधन में सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जबकि कीटाणु नाशन में कुछ जीव बच सकते हैं। तो ये कीटाणु नाशन करता है, इसमें कुछ जीव बच जाते हैं, ये कम्प्लीटली जो है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेव में कीटाणु शोधन के लिए सबसे सामान्य तापमान क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो ऑटोक्लेव क्या है? तो ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें कि 121 डिग्री सेल्सियस पर लगभग जो है 15 से 20 मिनट तक भाप के माध्यम से जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है। यह टेम्परेचर और टाइम सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, यह हर तरह का जो है बैक्टीरिया को मार देता है, हर तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, इसमें कुछ भी जो है बचता नहीं है, सबको पूरी तरह से जो है नष्ट करता है, और ये सबसे प्रभावी तरीका होता है स्टरलाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ गंदगी साफ करने के लिए, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए, कीटाणु शोधन के लिए, संक्रमण का इलाज करने के लिए। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हाथ क्यों धोना ज़रूरी है? तो हाथ इसलिए धोना ज़रूरी है ताकि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए, क्योंकि हाथों द्वारा ही जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि हम लोग हाथ से किसी भी चीज़ को टच करते हैं, फिर उससे किसी और चीज़ में टच करते हैं, तो उससे जो है बहुत सारा इन्फेक्शन जो फैलता है। ठीक है, ऐसे हैंड वॉशिंग से जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है फैलने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के बाद उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या ज़रूरी है? खुला हवा में रखना, धूप में रखना, स्टरलाइज्ड पैकेजिंग में रखना, गीले कपड़े से ढकना। तो जो भी स्टरलाइज्ड हो गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो उनको अब हम लोगों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उनको हम लोग इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो स्टरलाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो उसे हम लोग कैसे जो है बचाएंगे? तो उसे हम लोग स्टरलाइज्ड पैकेजिंग में रखेंगे। ठीक है, स्टरलाइजेशन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको स्टरलाइज्ड पैकेजिंग में रखेंगे, ताकि वो पुनः जो है इन्फेक्टेड ना हो। जब यूज़ करना हो तो ही उसे जो है हम लोग निकालेंगे और यूज़ करके फिर से उसको स्टरलाइज करेंगे, फिर स्टरलाइज्ड पैकेजिंग में रखेंगे, ऐसे मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिसइंफेक्शन का क्या मतलब है?
सभी सूक्ष्म जीवों का पूर्ण नाश, रोगजनक जीवाणुओं का नियंत्रण या मारना, उपकरणों को साफ करना, सर्जरी करना। तो डिसइंफेक्शन का मैंने ऊपर ही बताया था कि ये पूरी तरह से जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, ये जो है सिर्फ कंट्रोल करता है या फिर थोड़े मारता है। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन का मतलब है रोगजनक जीवाणुओं का नियंत्रण या फिर मारना। ये जो है सभी तरह के स्पोर्स नहीं मारता है, इसलिए यह कीटाणु शोधन से अलग है, सिर्फ डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका कौन सा है? रासायनिक द्रव का प्रयोग, ऑटोक्लेव, स्टीम स्टरलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट और हाथ धोना। तो अगर पूरी तरह से जो है स्टरलाइज करना है, सबसे जो प्रभावी तरीका है वो है हमारा ऑटोक्लेव। ठीक है, स्टीम स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के तहत जो है भाप से जो है उपकरणों को पूरी तरह से जो है स्टरलाइज कर देता है। ठीक है, जो कि बहुत प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। ये पूरी तरह से सब माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और जो स्पोर्स होते हैं वो किल कर देता है, इसमें कुछ भी बचता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। कौन सा? तो ऑटोक्लेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पोर्स को नष्ट करने के लिए कौन सा कीटाणु शोधन विधि आवश्यक है? हाथ धोना, अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र, ऑटोक्लेव, साबुन और पानी। तो स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो स्पोर्स बहुत मजबूत होते हैं और जो सामान्य डिसइंफेक्टेंट है उससे वो मरते नहीं हैं। तो इन्हें नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर क्या है? तो ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है वो सब तरह के स्पोर्स माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मार देता है। तो ऑटोक्लेव विधि जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पोर्स को पूरी तरह से किल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संक्रमण नियंत्रण के लिए अनिवार्य नहीं है? दस्ताने पहनना, मास्क पहनना, उपकरणों का पुनः उपयोग बिना कीटाणु शोधन के, सही तरीके से कचरा प्रबंधन। तो किसी भी मेडिकल उपकरण को बिना स्टरलाइज के पुनः उपयोग करना संक्रमण फैलाने का कारण बनता है। ठीक है, तो ये जो है अनिवार्य नहीं है, जो है ये राइट आंसर होगा। इसे कभी भी करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त समय और तापमान का चयन क्यों ज़रूरी है? ताकि ऊर्जा की बचत हो, ताकि सूक्ष्म जीवों का पूर्ण नाश हो सके, ताकि उपकरण खराब ना हो, ताकि प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। तो सही समय और सही तापमान क्यों हमें चुनना चाहिए कि स्टरलाइजेशन में? ताकि जो है सही समय और तापमान के बिना स्टरलाइजेशन जो है वो अधूरा होगा और संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग चयन क्यों करते हैं? ताकि जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का पूर्ण नाश हो सके, कुछ भी बचे नहीं, जिससे कि इन्फेक्शन फैले नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रसायनों में उपयोग कर केमिकल डिसइंफेक्शन में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला एजेंट कौन सा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कोहल, क्लोरीन युक्त पदार्थ और अमोनिया। तो रसायनों का उपयोग करके केमिकल डिसइंफेक्शन में कौन जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो वो है हमारा क्लोरीन युक्त पदार्थ, जैसे कि हीपरक्लोराइड। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो क्लोरीन युक्त रसायन जो है जल और सतहों पर इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो है व्यापक रूप से जो है यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और सस्ता होता है। ये कंट्रोल भी कर लेता है और ज़्यादा लागत भी नहीं लगती, तो ये ईजिली जो है कम लागत में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के बाद निम्न में से कौन सा काम सबसे ज़रूरी है? उपकरणों को खोलकर हवा में रखना, उपकरणों को सही तरीके से पैक करना और स्टोर करना, उपकरणों को गीले कपड़े से ढकना, उपकरणों को पुनः धोना। तो अगर हमने स्टरलाइजेशन कर लिया है तो इसके बाद हमें क्या करना है? तो जो उपकरण है उनको सही तरीके से पैक करेंगे और स्टोर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि जो है सूखे वातावरण में, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? तो इन्फेक्शन वो पुनः जो है इन्फेक्टेड नहीं होंगे। उपकरणों को साफ़ और सूखे वातावरण में जो स्टरलाइज्ड पैकेजिंग में रखेंगे ताकि वो फिर से इन्फेक्टेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्जिकल उपकरणों के लिए कौन सा कीटाणु शोधन सबसे उपयुक्त है? यूवी लाइट, ऑटोक्लेव, साबुन और पानी, अल्कोहल स्प्रे। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है? तो उनके लिए जो है हमें उन्हें
कम्प्लीटली स्टरलाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस कम्प्लीटली स्टरलाइज कौन से प्रोसेस से होगा, तो ऑटोक्लेव से, ठीक है। ऑटोक्लेव से जो है ये पूरा किया जा सकता है कीटाणु शोधन, तो ऑटोक्लेव जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन संक्रमण नियंत्रण में हाथ धोने का सही तरीका है। सिर्फ पानी से हाथ धोना, से साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना, हाथों को केवल साफ कपड़े से पोंछना, हाथों पर कीटाणुनाशक डालकर धोना नहीं। तो कौन सा जो है संक्रमण नियंत्रण में हाथ धोने का सबसे सही तरीका है, तो सही तरीका है कि साबुन और पानी से कम जो है 20 सेकंड तक हाथ धोना। ये सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है जिससे कि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। और जल्दबाजी में हाथ नहीं धोना चाहिए। पता चला कि बस गए, साबुन लिया, मला और चले गए, तो आप लोगों को 5 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग होता है, तो उसका पालन करते हुए जो हाथ को धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रक्रिया को कीटाणु शोधन का सर्वोच्च रूप माना जाता है। सरफेस डिसइंफेक्शन, स्टीम स्टरलाइजेशन, हाथ धोना, अल्कोहल सैनिटाइज़र का उपयोग। तो हम लोगों ने ये सर्वोच्च रूप किसे माना गया है, तो वो है हमारा ऑटोक्लेव, ठीक है। स्टरलाइजेशन, स्टीम स्टरलाइजेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है जो कि सभी तरह के सूक्ष्म जीव और स्पोर्स को किल कर देता है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क, संक्रमित वस्तु के माध्यम से संक्रमण फैलना, हवा के जरिए संक्रमण फैलना, भोजन के जरिए संक्रमण फैलना। तो कौन सा कॉन्टैक्ट ये पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई संक्रमित वस्तु जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, कपड़ा हो गया, उसके माध्यम से जो रोग फैलता है तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिसइंफेक्शन और कीटाणु शोधन में मुख्य अंतर क्या है। डिसइंफेक्शन में सभी जीवाणु मर जाते हैं, कीटाणु शोधन में सभी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, डिसइंफेक्शन में नहीं। डिसइंफेक्शन का उपयोग केवल हाथों के लिए होता है, कीटाणु शोधन केवल पानी से होता है। तो मुख्य अंतर जो है हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डिसइंफेक्शन में क्या होता है, तो अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो मरते नहीं हैं, सिर्फ नष्ट होते हैं या फिर रोका जा सकता है, लेकिन स्पोर्स जो होते हैं वो बच जाते हैं। जबकि कीटाणु शोधन में क्या होता है, तो सभी जीवाणु मर जाते हैं, साथ ही साथ स्पोर्स भी जो है वो किल हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये जो है उनमें मुख्य अंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोक्लेव के लिए आवश्यक दबाव कितना होता है। 5 psi, 15 psi, 10 psi, 20 psi। तो ऑटोक्लेव में लगभग कितना दबाव होता है, तो 15 psi पर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग जो है उपकरणों को स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 15 psi और 121 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। दस्ताने पहनना, मास्क पहनना, हाथ धोना, उपकरण साफ करना। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए कि हाथ धोना, ठीक है, क्योंकि हाथों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। हाथ धोएंगे तभी तो ग्लव्स पहनेंगे ना, तभी तो आगे कुछ भी प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कदम होना चाहिए हाथ धोना, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन की प्रक्रिया में कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयोगी है। अल्ट्रासोनिक क्लीनर, ऑटोक्लेव, हीटिंग प्लेट, हाथ धोने का साबुन। तो स्टरलाइजेशन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है हमारा, तो ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव जो कि उच्च तापमान और दबाव के जरिए क्या करता है, तो सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला तरीका है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए हीट के कौन कौन से प्रकार उपयोग किए जाते हैं। सूखा ताप और भाप, केवल सूखा ताप, ठंडा ताप। तो कीटाणु शोधन में जो है 2 प्रकार के हीट जो हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सूखा ताप और भाप, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ठीक है। स्टरलाइजेशन में यही 2 तरीके के हीट जो है यूज़ किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के कीटाणु शोधन में सूखा गर्म हवा का उपयोग होता है? ऑटोक्लेव, हीट ड्रायर, अल्ट्रासोनिक क्लीनर, अल्कोहल डिसइंफेक्शन। तो जो सूखा गर्म हवा होता है उसके द्वारा क्या होता है, तो उसके द्वारा स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो हीट ड्रायर का यूज़ करते हैं, जो कि 160 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लंबे समय तक जो है उसको रख करके उसमें उपकरणों को जो है स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत ज़्यादा हीट भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिसइंफेक्टेंट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी सूक्ष्मजीवों का पूर्ण नाश, रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करना, उपकरणों को धोना, हाथ साफ करना। तो डिसइंफेक्टेंट्स का मेन एम क्या है, तो रोगजनक जीवाणुओं को मारना। ठीक है, उनको कंट्रोल करना, उनको मारने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं, तो ये स्पोर्स को मारने में सक्षम नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सूक्ष्मजीवों को कंट्रोल करते हैं, किल करते हैं, लेकिन स्पोर्स को नहीं मार पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए कौन सी विधि प्लास्टिक उपकरणों के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑटोक्लेव, अल्ट्रावायलेट विकिरण, रासायनिक कीटाणुनाशक, गैस स्टरलाइजेशन। तो कौन सी विधि जो है हम लोग प्लास्टिक उपकरणों पे यूज़ नहीं कर सकते, तो वो है हमारा ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव की उच्च तापमान वाली जो प्रोसेस है उसमें प्लास्टिक उपकरण जो होते हैं वो ख़राब कर देगा। ठीक है, इसलिए उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो केमिकल या फिर गैस स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है प्लास्टिक उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कर्मी किस पीपीई का उपयोग करते हैं? पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दस्ताने, मास्क, गाउन और आई प्रोटेक्शन। केवल दस्ताने, केवल मास्क, केवल गाउन। तो पीपीई में क्या होता है, तो पीपीई में पूरे बॉडी की सुरक्षा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो दस्ताने, मास्क, गाउन और आई प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। क्यों? ताकि इन्फेक्शन को फैलने से प्रिवेंट किया जा सके। कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा इसका यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कीटाणु शोधन विधि में अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग किया जाता है? उपकरणों की गहन सफाई के लिए, सतहों और हवा की कीटाणु शोधन के लिए, भोजन की कीटाणु शोधन के लिए, दवाइयों की कीटाणु शोधन के लिए। तो यूवी लाइट का यूज़ कब किया जाता है, तो यूवी लाइट का यूज़ जो है हॉस्पिटल्स और लैब्स में किया जाता है। सतहों और हवा में मौजूद जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कम करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये क्या है, तो ये गहन कीटाणु शोधन का तरीका नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह से जो है कीटाणु शोधन को नहीं मारता है, ये सिर्फ कम करता है जो भी मतलब अस्पताल और प्रयोगशाला में जो सतहों के हवा में मौजूद रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण में सबसे प्रभावी हाथ धोने का माध्यम कौन सा है? केवल पानी से धोना, साबुन और पानी से धोना, केवल अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र लगाना, गीले कपड़े से धोना। तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो साबुन और पानी से हाथ धोना। क्यों? क्योंकि साबुन जो है सूक्ष्मजीवों को हटाने और नष्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए जो है साबुन और पानी दोनों से हाथ को साफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के कीटाणु शोधन में गैस जैसे एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग होता है? भाप कीटाणु शोधन, सूखा ताप कीटाणु शोधन, गैस कीटाणु शोधन और रासायनिक कीटाणु शोधन। तो गैस जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड का गैस का उपयोग किस में होता है, तो उन उपकरणों में कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, जिन्हें उच्च तापमान सहन नहीं कर पाते। तो ये किस में आता है, तो ये गैस कीटाणु शोधन में आता है। जो उच्च तापमान नहीं सहन कर पाते उनके लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए ऑटोक्लेव में उपकरण कितनी देर तक रखें? 5 मिनट, 15 से 20 मिनट, 30 सेकेंड और 1 घंटा। तो ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना रहता है, तो 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 15 PSI पर ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट्स को कितने समय तक रखेंगे, तो कम से कम जो है 15 से 20 मिनट तक रखना ज़रूरी होता है, पूरी तरह से जो है स्टरलाइज करने के लिए, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म और स्पोर्स को किल करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के दौरान उपकरणों को हवा में खुला छोड़ने का क्या खतरा होता है? उपकरण जल्दी सूख जाते हैं, उपकरण फिर से दूषित हो सकते हैं, उपकरण गर्म हो जाते हैं, कोई खतरा नहीं। तो क्योंकि जो है इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्टरलाइज हो सकें, और स्टरलाइज होने के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम लोग हवा में रखेंगे तो क्या होगा, तो वो अगर हम लोग बिना किसी पैकेजिंग के अगर उसको रखेंगे तो वो वातावरण के कांटेक्ट में आएगा, जिससे कि वो फिर से जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि हवा में क्या होता है, तो माइक्रोऑर्गेनिम्स और स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको फिर से जो है इन्फेक्टेड कर देंगे। इसीलिए जो है हम लोगों को कभी भी उसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। स्टरलाइजेशन के बाद जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको स्टरलाइज्ड पैकेजिंग में ही रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संक्रमण नियंत्रण के लिए सबसे कमजोर बिंदु है? उपकरण कीटाणु शोधन, हाथ धोना, मरीज का इलाज, संक्रमण फैलने वाली वस्तुएं। तो सबसे कमजोर बिंदु जो कि स्वास्थ्य कर्मी के सबसे बड़ा माध्यम होता है, ठीक है, तो वो है हमारा हाथ धोना। ठीक है, हाथ धोना जो है संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है, इसलिए हाथ धोना जो है सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कीटाणु शोधन तरीका तापमान और दबाव का उपयोग करता है? ऑटोक्लेव, अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट, यूवी लाइट, गैस स्टरलाइजेशन। तो कौन सा जो है कीटाणु शोधन तरीका तापमान और प्रेशर का यूज़ करता है, हम लोगों ने ऊपर ही देखा था, तो वो है हमारा ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव में जो है भाप, उच्च तापमान और दबाव का संयोजन होता है जो कि सभी सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए सही पीपीई पहनना क्यों आवश्यक है? अपने कपड़े गंदे होने से बचाने के लिए, संक्रमण फैलने से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए, अस्पताल नियमों का पालन करने के लिए। तो पीपीई क्यों पहनते हैं? तो पीपीई इसीलिए पहनते हैं ना, ताकि जो है इन्फेक्शन फैलने से खुद को और दूसरे को जो है प्रोटेक्ट कर सके। तो इस स्वास्थ्य कर्मियों को आप लोगों ने देखा होगा, सुरक्षित रखने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हमेशा जो है पीपीई का यूज़ किया जाता है जो कि इन्फेक्शन फैलने से प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तापमान लगभग कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस, 160 से 180 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस। तो जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है उसमें कितना टेम्परेचर होता है? तो 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है टेम्परेचर होता है। और यह प्रोसेस खास तौर पर किस लिए यूज होता है? तो धातु और ग्लास के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए जो है ये यूज़फुल होता है, उन्हें स्टरलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण फैलने से बचाव के लिए किस प्रकार के डिसइंफेक्टेंट का उपयोग सतहों पर किया जाता है? केवल पानी, अल्कोहल आधारित या क्लोरीन युक्त, साबुन और तेल। तो सतहों पर इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो अल्कोहल आधारित या फिर क्लोरीन युक्त डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संक्रमण नियंत्रण उपाय से एयरबोर्न रोगों से बचाव किया जाता है? केवल हाथ धोना, मास्क पहनना, उपकरण कीटाणु शोधन, दस्ताने पहनना। तो हवा में जो भी मौजूद रोगजनक कणों हैं उनसे कैसे बचाव होगा? तो मास्क पहन के, ठीक है, जिससे कि क्या होगा? तो जिससे कि जो भी एयरबोर्न इन्फेक्शन हो उनके फैलने की संभावना कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए अल्कोहल का प्रभावी उपयोग किस स्थिति में होता है? सूखी सतहों पर, गीली सतहों पर और हाथ धोने में, उपकरणों को भाप से साफ करने में, वस्त्रों पर। तो कीटाणु शोधन के लिए जो अल्कोहल है उसका यूज़ कहाँ होता है? तो गीली सतहों पर और हाथ धोने में। ठीक है, क्योंकि ये बेहतर काम करता है और ये तेज़ी से सूखता है और जो भी अधिकांश बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण में बायोलॉजिकल हज़ार्ड वेस्ट का क्या मतलब है? कोई भी कचरा, वह कचरा जिससे संक्रमण फैलाने वाले जीव होते हैं,
केवल प्लास्टिक कचरा, सामान्य घरेलू कचरा। तो बायोलॉजिकल हजार्ड वेस्ट में क्या आता है, तो ब्लड हो गया, स्टूल हो गया, सुई हो गया, सर्जिकल वस्त्र हो गया, तो ये सब आते हैं जो कि क्या करते हैं, तो जो कि एक संक्रमण का खतरा पैदा करते हैं और इन्हें विशेष तरीके से निपटाना जरूरी होता है। तो बायोलॉजिकल हजार्ड वेस्ट का क्या मतलब है, तो वह कचरा जिससे कि संक्रमण फैलाने वाले जीव होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए कौन सी विधि सबसे तेज और प्रभावी मानी जाती है। ऑटोक्लेव, अल्ट्रावायलेट विकिरण, गैस स्टरलाइजेशन, रासायनिक कीटाणुनाशक। तो हमने ऊपर ही देखा है कि कौन सी विधि सबसे तेज और प्रभावी है, तो वो है ऑटोक्लेव, जो कि पूरी तरह से माइक्रोऑर्गेनिम्स और स्पोर्स को किल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण में दस्ताने पहनना कब अनिवार्य होता है। सिर्फ सर्जरी के दौरान, जब संभावित संक्रमण का खतरा हो, केवल अस्पताल के बाहर दस्ताने पहनना कभी ज़रूरी नहीं है। तो कब हम लोग दस्ताने को पहनेंगे, तो जब संभावित संक्रमण का खतरा हो, जब संक्रमण फैलने की संभावना होती है, जैसे कि जब घाव को छूने जा रहे हैं या फिर रोगी की देखभाल करते समय, तो उस समय हम लोग जो है ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के बाद उपकरणों को कैसे स्टोर किया जाना चाहिए। खुले में रखा जाए, स्टेरलाइज्ड पैकेजिंग में रखा जाए, सीधे कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के रखा जाए, सीधे फ्लोर पर रखा जाए। तो स्टेरलाइज करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम लोग कैसे रखेंगे, तो हमने इन्हें ऊपर ही बताया था कि स्टेरलाइज्ड पैकेजिंग में रखेंगे ताकि वो फिर से जो है एयर के कांटेक्ट में आ करके इन्फेक्टेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संक्रमण नियंत्रण विधि में सूखे गर्म हवा का उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टरलाइजेशन। तो कौन से विधि में जो है यूज़ होता है सूखा गर्म हवा, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। ठीक है, इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में है, कई घंटों तक रख के किया जाता है। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और ज़्यादातर टेम्परेचर भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा कि कीटाणु शोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है। उपकरणों को धोना और साफ़ करना, उपकरणों को पैक करना, उपकरणों को उपयोग करना, उपकरणों को हवा में सुखाना। तो स्टरलाइज करने से पहले क्या करेंगे, तो जो भी उपकरण है उसको हम लोग जो है उस पर जो भी खून या फिर जो भी लगा हुआ है उसको जो है पूरी तरह से साफ़ करेंगे ताकि जो है प्रक्रिया प्रभावी हो। तो सबसे पहले उपकरण को धोएंगे और साफ़ करेंगे, तभी उसको जो है स्टरलाइजेशन के लिए डालेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणु शोधन के लिए सबसे कम प्रभावी होता है। ऑटोक्लेव, अल्कोहल, सूखा ताप और यूवी लाइट। तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है हमारा, तो यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट जो होता है सतहों और हवा में कुछ जीवाणु कम कर सकता है, परंतु यह पूर्ण कीटाणु शोधन के लिए जो है पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए जो है ये कम जो है प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए बैरियर प्रोटेक्शन से क्या अभिप्राय है। उपकरणों को बार बार साफ करना, संक्रमण के स्रोत और शिकार के बीच अवरोध बनाना, रोगी को अलग कमरे में रखना, संक्रमण फैलने के बाद इलाज करना। तो बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सावधानियां अपनाना, इसी को जो है हम लोग बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रोगजनक को मारने के लिए कीटाणु शोधन में भाप की आवश्यकता होती है। वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर्स, कवक, सभी उपरोक्त। तो कीटाणु शोधन में भाप की आवश्यकता किस लिए होती है, किसे मारने के लिए, तो बैक्टीरिया स्पोर्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उन्हें मारने के लिए जो है हाई टेम्परेचर वाली भाप की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ, जैसे कि कहाँ पर ये होते हैं, तो ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में जो है ये कम्प्लीटली जो है किल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए किन वस्तुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सिर्फ जूते, मरीज के संपर्क में आने वाले उपकरण, खाने पीने की चीज़ें,
मरीज के कपड़े। तो किन वस्तुओं का ध्यान रखा जाता है? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सीधे मरीज के शरीर के संपर्क में आते हैं, ठीक है, उनसे जो है संक्रमण के फैलने का खतरा होता है जिस अधिक होता है, इसलिए उनकी विशेष सफाई जो है ज़रूरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए सबसे कम प्रभावी तापमान और समय संयोजन कौन सा है? 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे, 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट, 134 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट। तो कौन सा जो है कम प्रभावी तापमान और कम संयोजन है? तो वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट, जिसमें कि अधिकांश स्पोर्स जो है वो मरते नहीं हैं, लेकिन यह स्टरलाइजेशन के लिए जो है अपर्याप्त होता है, ठीक है। ये इसलिए ये जो है पूरी तरह से जो है स्टरलाइज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकांश स्पोर्स जो है वो पूरी तरह मरते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के दौरान उपकरणों की पैकिंग क्यों ज़रूरी होती है? उपकरणों को सजाने के लिए, उपकरणों को दूषित होने से बचाने के लिए, उपकरणों को भारी बनाने के लिए, उपकरणों को रंगीन दिखाने के लिए। तो ऊपर ही मैंने बताया कि स्टरलाइज जो उपकरण है उनको क्यों हम लोग पैक करके रखेंगे? ताकि जो है एयर के कांटेक्ट में वो आके फिर से इन्फेक्टेड ना हो, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन में गर्म हवा का प्रयोग कब किया जाता है? जब उपकरण ताप सहन कर सके, प्लास्टिक उपकरणों में, हाथों की सफाई में, कपड़ों में। तो हॉट एयर का यूज़ कब होगा? तो हॉट एयर स्टरलाइजेशन केवल ऐसे उपकरणों के लिए यूज़ होता है जो कि हाई टेम्परेचर सहन कर सके, जैसे कि धातु और कांच के उपकरण, ठीक, तो जो सहन कर सके उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए किस प्रकार के दस्ताने का उपयोग किया जाता है? लेटेक्स या नाइट्राइल दस्ताने, कागज़ के दस्ताने, सूती दस्ताने और कोई भी दस्ताने। तो कैसे तरह के ग्लव्स का हम लोग यूज़ करेंगे? तो लेटेक्स या नाइट्राइल के ग्लव्स यूज़ करेंगे, जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट के लिए सबसे यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस से जो है प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के दौरान उपकरणों को सूखा रखना क्यों आवश्यक है? उपकरण जल्दी खराब हो जाते हैं, सूखा होना संक्रमण कम करता है, भाप कीटाणु शोधन के बाद सुखाना ज़रूरी है, पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो उपकरणों को सूखा क्यों रखना ज़रूरी है स्टरलाइजेशन के बाद? क्योंकि भाप के कारण जो उपकरण है वो गीले रहते हैं, ठीक है, जिससे इसलिए सूखा रखना ज़रूरी होता है, ताकि जो है इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पुनः ना बढ़े, ठीक है। तो भाप कीटाणु शोधन के बाद सुखाना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण में कौन सी चीज़ सबसे पहले दूषित होती है? हाथ, उपकरण, कमरा और वेंटिलेशन सिस्टम। तो कौन सा चीज़ सबसे पहले जो है इन्फेक्टेड होता है? तो वो है हाथ, ठीक है। हाथ जो है सबसे पहले इन्फेक्शन का माध्यम बनता है, इसलिए उन्हें जो है हमें नियमित धोना चाहिए और स्टरलाइज करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटाणु शोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है जब उपकरण ताप सहन न कर सके? ऑटोक्लेव, केमिकल स्टरलाइजेशन, सूखा ताप और भाप कीटाणु शोधन। तो कौन से जो है यूज़ किया जाता है जब तापमान सहन नहीं कर सकता है? तो केमिकल स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं, कि उन उपकरणों के लिए यूज़फुल होता है जो कि उच्च तापमान सही नहीं कर पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं वो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि कीटाणु शोधन के लिए उपयोग में आने वाला सबसे सामान्य अल्कोहल कौन सा है? मेथनॉल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल और बेंजीन। तो कौन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला कीटाणु शोधन का सबसे सामान्य अल्कोहल है? तो वो है हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, जो कि 70% की सांद्रता में सबसे प्रभावी स्टरलाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।